हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजस दीक्षित। स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का स्टैटिक्स चैप्टर है, जो प्रोबेबिलिटी से पहले है, चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, है ना। इस चैप्टर के बाद फिर हम रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर ये आप किस तरह से चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरी प्लानिंग ये है कि जो वन शॉट वीडियो हैं उनको मैं कंप्लीट कर दूँ सारे चैप्टर्स की, और उसके बाद फिर जो डिटेल्ड वीडियो चल रही हैं एक्सरसाइज वाइज वो चलती रहेंगी, धीरे धीरे वो भी पोस्ट होती रहेंगी। तो इस तरह से क्या है, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो हो जाएगा, तो आप अपने जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कर पाओगे आसानी से। फिज़िक्स के भी चैप्टर्स मैंने वन शॉट वीडियोस कवर की हैं, कुछ के एक दो पार्ट मिसिंग हैं, वो मैं जल्दी अपडेट करके उनको कंप्लीट कर दूँगा। तो फिज़िक्स मैथमेटिक्स से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये मेरी प्लानिंग है। और वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वीडियोस अभी नहीं आ पाई थी क्योंकि थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम थी। मैंने एक वीडियो पोस्ट करके बताया भी था बच्चों को कि अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए वीडियो नहीं आ पाएंगी। एक्चुअली फादर की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से वीडियोस हॉल्ट हो गई थी बीच में। लेकिन अब कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियोस को, और वीडियो का जो टाइम है 10:30 रहता है क्लास 10th का। डेली अभी हम कवर कर रहे हैं, और यदि कोई चेंज होगा तो वो फेसबुक का जो पेज है उस पर आपको उसकी सूचना मिल जाएगी, या यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। तो फेसबुक का जो पेज है तेजस सर एज यू हब नाम से वो पेज है, तो उसको आप ज्वाइन कर लें, उसको फॉलो करें ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। टेलीग्राम का एक चैनल है, वहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। उसका जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ भी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो ये दो काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ स्टैटिक्स। ये जो चैप्टर है ये वैसे आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। समय हो गया है, हो सकता है भूल गए हो तो कोई बात नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें कुछ मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो देखो, स्टैटिक्स जो चैप्टर है इसका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम स्टैटिक्स को। वैसे ये सब चीज़ें आप 9th में पढ़कर आ रहे हैं। एक्चुअली में डाटा का जो है एनालाइज हम करके फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं स्टैटिक्स की मदद से। अब जैसे मान लो कोई एक फैक्ट्री है और उसके आसपास कई सारी फैक्ट्रीज़ और भी हैं, है ना, कई सारी फैक्ट्रीज़ हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि किसका टर्नओवर ज़्यादा अच्छा है, या आप ये देखना चाहते हैं कि सैलरी जो है वो किस में ज़्यादा अच्छी है या ग्रोथ किस में ज़्यादा अच्छी है। तो अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप एक एक एम्प्लॉय को देखो, इतनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या होगा कि आप डाटा को कलेक्ट करेंगे हर एक फैक्ट्री का। कलेक्ट करने के बाद उसे एक वे में अरेंज करेंगे, अरेंज करके यही आप एक कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। तो ये सारे काम में एनालाइज करने में, डाटा का एनालाइज करने में और उसको इंटरप्रेट करने के लिए आप स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। क्लास 10th में स्टैटिक्स में जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप इसमें क्या पढ़ोगे। तो स्टैटिक्स में क्लास 10th में आप ग्रुप्ड डाटा पढ़ोगे, ग्रुप्ड डाटा। और ग्रुप्ड डाटा का ही आपको एक तो मीन निकालना है, एक मीडियन निकालना है, एक मोड निकालना है, और इसके बाद एक ओजाइव चार्ट है, ये पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है क्लास 10th के लिए, इतनी सारी चीज़ें। मीन आपकी जो बुक है इसमें 3 तरह का दिया है मीन। एक दिया है डायरेक्ट मेथड, एक दिया है डायरेक्ट मेथड, आप इसे साथ के साथ नोट करते चलें। एक दिया है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, और एक दिया है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। अच्छा, ये जो ओजाइव चार्ट हैं ये भी 2 तरह के पढ़ने हैं आपको। एक है लेस देन टाइप और एक है मोर देन टाइप। ये चैप्टर जो है मार्किंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन
काफ़ी सारे मार्क्स आपको गेन करा सकता है ना। और इस लॉकडाउन में जब सारी चीज़ें बंद हों तो क्यों ना उन नंबर्स को तैयार कर लिया जाए जब साथ हम हैं, तो है ना। बढ़ें आगे। ये तो हो गया सिलेबस, इसको नोट कर लो। इतनी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, है ना। है ना, बार बार निकल रही है ना, तकिया कलाम सा हो गया। चलो इसको नोट कर लो, इसको मैं रब करता हूँ। इसके बाद फिर हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले डाटा के बारे में आपको बता देते हैं। देखो डाटा एक्चुअली में मैंने आपको बताया था कि आपकी क्लास में तो ग्रुप्ड डाटा है। वैसे डाटा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डेटा, और एक है ग्रुप्ड डेटा। अब ये क्या है सर जी, ज़रा डिटेल में बता दो। अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। देखो जैसे सपोज़ मैंने 10 स्टूडेंट्स लिए, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स हैं और उनका एक एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम था 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। और मान लो मैथ्स का ही था, टेस्ट हुआ और मार्क्स आए उनके। तो मार्क्स जो आए थे वो आपने नोट कर लिए अलग अलग बच्चों के। तो आपने देखा एक के 54 मार्क्स हैं, एक के 67 हैं, एक के सपोज़ 84 हैं, एक के 96 हैं, एक के 45 हैं, एक के 73 हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। और आप लिख सकते हैं 85 लिख दिया मैंने यहाँ। एक का आपने लिखा 75 है। कितना हो गया? 3 6 8 और 9 1 इज़ आप लिख लो 79 है, और एक है 90। तो जो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक, अभी फ़िलहाल इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, ये ऐसे ही फैले पड़े हैं। तो इस तरह का डाटा अगर आपको नज़र आता है तो इसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ये अनग्रुप्ड है, कोई ग्रुपिंग नहीं हो रखी किसी भी हिसाब से। अब मैंने क्या किया, इसको चलो ग्रुपिंग कर देते हैं। इसकी ग्रुपिंग का मतलब जैसे मान लो मैंने देखा सबसे कम मार्क्स तो हैं ये 45 और सबसे ज़्यादा मार्क्स है 96। तो मैंने यहाँ रखा 40 to 50। मैंने ये इस तरह से बना लिया, देखो यहाँ लिखा 40 to 50, इधर लिखा 50 to 60, इधर लिखा 60 to 70, 70 to 80, और इधर लिख देता हूँ मैं और बाकी के 80 to 90 और 90 to 100। तो मैंने अब ये ग्रुपिंग करने का नंबर लगा दिया, यानी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि 40 से 50 के बीच में कितने बच्चे थे। तो आपने देखा सर 40 से 50 के बीच में तो एक ही है, ये 45 वाला। कितने हैं वो यहाँ आपको लिखना है। आपने लिखा सर एक ही है, और तो कोई था नहीं, है ना। नहीं, 50 से 60 के बीच में कितने हैं? तो देखो एक तो 54 है और कोई भी नहीं है, तो आपने यहाँ लिखा सर ये भी 1 है। 60 to 70 के बीच में कितने हैं? तो देखो 67 है और कोई भी नहीं है, तो ये 1 हो गया। 70 to 80 के बीच में कितने हैं? तो देखो 75 भी है, 73 भी है, 79 भी है और कोई भी नहीं है, तो 1 2 3 हो गए इधर। 80 to 90 के बीच में कितने हैं? तो देखो 85 है, 84 है, 90 है, 1 2 3, तो यहाँ आपने लिखा 3। और 90 से 100 के बीच में देखो, ये 90 का कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। यदि 90 को आपने यहाँ इंक्लूड किया है तो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो 80 to 90 के बीच में 3 है, 90 to 100 के बीच में एक 96 रह गया बस, तो 1 ये हो गया, है ना। अब इनको ज़रा आप काउंट करो, 3 4 5 6 7 और 3 10, टोटल तो 10 स्टूडेंट्स हैं। ये तो हो गया टोटल 10, टोटल हो गया 10। अब यहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। मैं ज़रा इसको रब कर देता हूँ ताकि मैं उन चीज़ों को आपको समझा पाऊँ अच्छे से। आप इनको नोट करते चलना, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझना है। देखो इसको ज़रा मैं ऊपर लिखता हूँ। 40 to 50 के बीच में सिर्फ एक स्टूडेंट था,
ये जो एक था यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या है? तो ये कहलाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल में ये जो 40 है ये कहलाता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। और ये जो 50 आपको दिख रहा है ये है अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये 40 हो गया लोअर लिमिट और 50 हो गया अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया। अब एक और देखो, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसमें आता है क्लास साइज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से, और ये होता है अपर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, ठीक है। और एक आता है इसमें क्लास मार्क। क्लास मार्क, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से, और ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। कितनी चीज़ें बताती हैं देखो मैंने आपको। ये क्लास इंटरवल है, यानी कि जितने ये सब दिख रहे हैं ना, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्लास इंटरवल। ये जितनी दिख रहे हैं आपको ये सब फ्रीक्वेंसी है, एफ या एफ आई भी लिख सकता हूँ मैं। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। 50 में से 40 घटाओ तो क्लास साइज आ जाएगा, यानी कि एच। 50 में से 40 को माइनस करो तो क्लास साइज कितने का है? 10 का। और अगर क्लास मार्क चाहिए आपको, यानी कि एक्स आई चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स आई। तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ऐड करो, 50 और 40 कितना हुआ? 90, और उसका हाफ कर दो, कितना हुआ? 45। इन दोनों को ऐड करो, 110 हाफ करो 55। इन दोनों को ऐड करो 130 हाफ करो 65। इन दोनों को ऐड करो 150 हाफ करो, कितना हो गया? 75। लॉकडाउन है लेकिन तूफान तो देख ही रहे हो आप, हॉर्न बजता जा रहा है, पैं पैं पैं, टाएं टाएं टाएं, डिस्टर्बेंस चलता है। डिस्टर्बेंस जो है वो चलता ही रहता है, होता है भाई। अब हैं आप, मैं एक्चुअली बिल्कुल जो घर है, घर की छत पे एक्चुअली शूटिंग करता हूँ, तो जो सराउंडिंग की साउंड है वो कभी कभी आ जाती है। बंदर के चीखने से लेकर के, देखो एक और बाइक गई, बाइक की साउंड, आ हा हा हा, वाह 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 वाह, क्या साउंड है ना। अभी जैसे मौसम ख़राब होता है तो जैसे येलोइशनेस आ जाती है तो ऐसा लगता है पीले पड़ गए हम। एक्चुअली मौसम ख़राब होता है, लगता है कि हम पीले हुए होता है। लेकिन ये भी अपना है एक्सपीरियंस, एक क्लास का तो है ही। किस्से कहानी है इसमें भी चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। किस्से बहुत सारे हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, और आप चाहते हैं कि सर आप अपने जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको हमारे साथ अलग से वीडियोस में शेयर कीजिए, तो कमेंट करके मुझे बताओ कि सर हाँ करिए। बहुत सारे हैं मेरे पास, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस टू शेयर विद यू ऑल, और डेफिनेटली यू विल एंजॉय। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, काफ़ी किस्से उन्होंने सुने हुए हैं मेरे, और आप भी यदि उन एक्सपीरियंस को फील करना चाहते हैं तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हाँ सर करिए शेयर। चलो वो तो चलता रहेगा, इस पर चलते हैं। तो यहाँ तक सारी बातें आई होप समझ में आपके आ गई होंगी। तो इसको अब मैं रब करने जा रहा हूँ। अब हम चल रहे हैं मीन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन, ठीक। मीन क्या होता है, और स्टैटिक्स में ये जो मीन मीडियन मोड हैं सर, इनका यूज़ क्या है, क्यों, मतलब क्या करने वाले हैं ये। तो देखो ये चीज़ें वैसे अपने 9th में, हाँ एक और आया, आओ भाई साहब, गए बजाते हुए। हालांकि कोई नहीं है सड़क पे, लेकिन बजाना तो है ही। चलो खैर, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, है ना।
कॉमेडी करने के लिए तो बहुत सारा टाइम है, बाद में भी करते रहेंगे। और कॉमेडी का काम करने थोड़ी आए, पढ़ाने आए यार। मीन, तो मीन मीडियन मोड की बात मैं कर रहा था, क्यों यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली ये मीन मीडियन मोड हमको सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड हमको क्या बताते हैं, तो ये हमको बताते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सर क्या है ये, ज़रा बताओ ये है क्या, ये सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, समझो। मैं 5 बच्चे ले रहा हूँ अभी, 5 बच्चों की हाइट मान लो सेंटीमीटर में मुझसे पूछी गई कि मैंने लिखा जैसे मान लो एक की हाइट 140 सेंटीमीटर है, एक की हाइट 150 सेंटीमीटर, एक की हाइट 160 सेंटीमीटर, एक की हाइट 148 सेंटीमीटर है, एक की हाइट 152 सेंटीमीटर है। ये 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं आपके पास बैठे हुए हैं। कोई बाहर से आता है, बोलता है भाई आपकी क्लास के बच्चों की हाइट कितनी है। अब एक एक हाइट तो बोलोगे नहीं आप, एक एक हाइट नहीं बोलेंगे, हम क्या करेंगे, लमसम यानी कि एज एन एवरेज बताओगे आपकी इतनी हाइट है। या मान लो वेट पूछा जा रहा है आपसे, है ना, या मान लो एनुअल मार्क्स के जो परफॉर्मेंस है वो पूछी जा रही है आपसे पूरी क्लास की, तो वहाँ आप इंडिविजुअल नहीं बताएंगे ना, आप हाईएस्ट बता रहे हैं, वहाँ पर आप एज एन एवरेज बता रहे हैं। और एवरेज क्या बताता है, इसका आप एवरेज निकालो कितना आएगा, आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे कि 150 है, 160 है, 148 है, 152 है, आपने इसको ऐड किया, 8 और 2 10 आ गया, इधर 1 10 और 10 20 25 2 3 4 5 6 7 750 हो गया। इसका आप एवरेज निकालो, तो यहाँ 5 से आपने इसको डिवाइड कर दिया 1, और यहाँ कितना आया 5, और यहाँ आया 0। 150 जो है ये इसका आंसर आया। तो 150 का मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ हाइट आपने देखी थी तो 140 से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ 140 है, यहाँ 150 है, यहाँ 160 है, यहाँ 148 है, 148 कहीं यहाँ आएगा, यहाँ 152 है तो वो कहीं यहाँ आएगा। तो एवरेज हाइट यहाँ 150 के आसपास है, यानी कि थोड़ा सा इससे कुछ ज़्यादा होंगे, थोड़ा सा इससे कुछ कम होंगे, लेकिन लगभग इसके आसपास घूम रहे हैं। दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी, डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी है, और सेंट्रल टेंडेंसी ही निकाल रहे होगे आप बेसिकली। तो ये तो बात हो गई सेंट्रल टेंडेंसी की, कि जो डाटा है उसके सेंट्रल वैल्यू को हम तलाशते हैं। अब मीन क्या है, तो मीन कैसे निकालते हैं। देखो अनग्रुप्ड डाटा में, जो अनग्रुप्ड डाटा होता था वहाँ हम मीन कैसे निकालते थे। देखो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। और मान लो अनग्रुप्ड डाटा में आपके पास ये क्लास मार्क वैल्यू हैं, जैसे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, एंड अप टू xn तक वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे में मीन हम निकाला करते थे, इन सभी को ऐड कर देते थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, और डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स हैं डिवाइडेड बाई n। और इसी को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा xi बाई n। ये मीन होता था किसका, अनग्रुप्ड डाटा का। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा का मीन कैसे निकालेंगे, तो ग्रुप्ड में आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप्ड डाटा में। ग्रुप्ड डाटा में क्या होगा, 2 चीज़ें आपको दी जाएंगी, एक क्लास इंटरवल दिया जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। ये ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में आपको ये 2 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल जैसे 0 to 10 दिया है, ये 10 to 20 दिया है, 20 to 30 दिया है, 30 to 40 दिया है, और 40 to 50 दिया है, ये आपको दिया हुआ है। और यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया मान लो 2 3 5 6 8, ज़रा टोटल करके देख लो कितना आ रहा है, 8 6 14, 14 और 5 19 और 5 24, 24 सही है। चलो तो ये क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ऐसे में मीन हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है डायरेक्ट मेथड।
और डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि अगर आपको मीन चाहिए तो मीन आप निकाल सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई से। इससे आप मीन निकाल सकते हो, इससे आप मीन निकाल सकते हो। ये सिग्मा एफ आई क्या है सर? ये सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है सर? तो ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक कॉलम और इसमें ऐड करना है, और वो है, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, वो है एक्स आई का, वो है एक्स आई का। और ये हमने पीछे देखा था कैसे कैलकुलेट करते थे, लोअर लिमिट अपर लिमिट बाई 2 ऐसे तो निकालते थे। तो इन दोनों को ऐड करके हाफ करो 5 आया, इन दोनों को ऐड करके हाफ करो 15 आया, 25 35 45 यही तो आएगा। अरे यही तो आएगा, इनको हाफ करके लिखोगे तो ये एक्स आई क्या है? क्लास मार्क है। ये क्लास मार्क आपने निकाल लिया। ये फ्रीक्वेंसी पहले से क्वेश्चन में दे रखी है। आपको चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका मतलब है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 कहाँ तक? जहाँ तक मौजूद हैं। और सिग्मा एफ आई का मतलब है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 अप टू कहाँ तक? Fn तक। तो अगर मैं इन सभी फ्रीक्वेंसीज़ को जोड़ दूँ तो इसका सम कितना आ रहा था? 24। तो सभी फ्रीक्वेंसीज़ का सम कहलाता है सिग्मा एफ आई। तो ये तो हो गया 24। यानी कि सिग्मा का मतलब है इट इज़ कॉल्ड एज समेशन। समेशन का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक सबको जोड़ दो। अब आप यहाँ देख रहे हो F1 X1 है, यानी कि F1 X1 अगर ये पहली वैल्यू हैं दोनों, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 10 आया, इन दोनों का करो 45 आया, इन दोनों का करो 125 आया, इसका मल्टीप्लाई करो 6 5 33, 6 3 18 और 3 21 आया, इनका करो 40, 8 4 32 और 4 36 आया। इन सभी को ऐड कर लो तो 5 और 5 10 हो गया, कैरी आया 1, 4 5 6 8 9 और 6 15, कैरी कितना आया 1, 3 4 5 6 7 750 750। तो ये 750 क्या है? देखो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई किया आपने तो ये तो हो गया एफ आई इंटू एक्स आई, और इन सबको अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। और ये कितना है? 750 है, 750। अब आपके पास दोनों चीज़ें हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 750, और सिग्मा एफ आई कितना है? वो है 24। तो ज़रा इसकी वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आया। इसको ज़रा सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आता है। तो डिवाइड कर लीजिए, 24 का 750 में डिवाइड करिए, कितना आएगा? 24 3 72, यहाँ कितना बचा? 30, 1 टाइम्स कितना बचा? 24, 6 डेसिमल 0, 3 टाइम्स जाएगा नहीं, 2 टाइम्स जाएगा 48। तो इसका आंसर आया 31.2 अप्रॉक्स। तो ये क्या है? ये है मीन। और ये मेथड जो है जिसमें हम सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल रहे हैं ये कहलाता है डायरेक्ट मेथड। अब आप कहोगे सर जब काम एक से हो गया तो ये 3 की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या ज़रूरत है कि हम 3 मेथड लगाएं इसमें समझने के लिए? तो देखो अगर वैल्यूज़ छोटी हैं या छोटी छोटी वैल्यू आपको नज़र आ रही हैं 5 2 3 15 छोटे मोटे वैल्यूज़ हैं तो आसानी से आपने डिवाइड करके कर लिया। लेकिन अगर वैल्यू बड़ी हो जाए तो क्या करोगे? उस केस में काम आते हैं ये एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसको आप नोट करो, इसके बाद हम चलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड पर। अब देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है। तो इसमें क्या है कि मीन अगर आपको निकालना है तो ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये ए क्या है? तो ये है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। और ये डी आई क्या है? तो ये होता है डेविएशन, और ये एक्चुअली में निकाला जाता है क्लास मार्क में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करके।
क्या है एज्यूम्ड मीन, ज़रा समझेंगे इसको ध्यान से। एज्यूम्ड मीन का मतलब है कि ये जो क्लास मार्क आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से किसी को भी आप मीन मान लो कि ये मीन है ना, इसमें से किसी को भी आप मीन मान लो। जैसे मान लो आपने कहा सर 25 को मान रहे हैं हम तो कि 25 मीन आया होगा। 25 अगर मीन आया होगा तो आपने 25 को मान लिया ये एज्यूम्ड मीन है। तो आपने लिखा लेट ए इज इक्वल टू 25, ये एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन जैसे ही आपने निकाला तो अब आपको डी निकालना है। डी का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब है कि एज्यूम्ड मीन से ये वैल्यूज़ कितनी कितनी दूर बैठ रही हैं। तो डी कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए को माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ आप लिखेंगे एक्स आई कितना है, ये यहाँ 5 है, 5 माइनस 25। यहाँ आप लिखोगे 5 माइनस 15, 5 माइनस 5 लिख रहा हूँ मैं, यहाँ गलत लिख रहा भाई। 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25। सॉल्व करोगे तो ये तो आया -20, ये कितना आया -10, ये कितना आया 0, ये कितना आया प्लस का 10, ये कितना आया 20 प्लस का, यही तो आया डी आई। अब क्या करना है, ये जो एफ आई है और ये जो डी आई है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू -20 कितना आया -40, 3 इंटू -10 -30, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 10 60, 8 इंटू 20 ये कितना हो गया 160। ज़रा सॉल्व करो इसे। अब इनको आपको समेशन करना है एफ आई डी आई का। फॉर्मूले में देख लो, आपको पता चल जाएगा किसका समेशन हमको चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कि एक कॉलम आपका एफ आई का होना चाहिए, एक कॉलम डी आई का होना चाहिए। इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको ज़रा सॉल्व करो तो ये तो हो गया 70, ये तो हो गया 70, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 220 हो गया। 220 में से 70 माइनस करो कितना आएगा, 220 से 70 माइनस करो कितना आएगा, तो 0 हो गया। 12 से 7 गया तो 5 हो गया 150, तो यहाँ बचा 150, वो भी प्लस का। और फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा एफ आई तो पहले से कितना था 24 था। अब ये सारी वैल्यूज उठा के रख दो यहाँ इस वाले फॉर्मूले में। एज्यूम्ड मीन कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 150 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 24। तो ज़रा सॉल्व करो उसे, तो हो गया 25 प्लस, इसको ज़रा डेसिमल में कन्वर्ट करो डिवाइड करके। कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा इसका, 6 टाइम जा सकता है क्या। 6 4 से 24, 2 6 2 से 12 और 2 144 चला जाएगा। 6 टाइम्स आपने दिया तो 144, यहाँ कितना बचा 6, डेसिमल लगाया 0, 2 ज़ा 48, कितना बचेगा 12, 6.2 आ रहा है। तो आपने यहाँ लिखा 6.2, इसको आप सॉल्व करोगे 31.2 आएगा, यही पहले भी आया था। तो इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा जल्दी हो गया, घटा लिया काम हो गया, और वैल्यू छोटी सी यहाँ से भी निकल आई। तो ये मेथड कहलाता है एज्यूम्ड मीन मेथड, ये है सेकंड मेथड। अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ, जो है स्टेप डेविएशन मेथड। चश्मा पे ना वो थोड़ा सा सामने का ही आता है, अरे देखो अब सही हो गया। अच्छा ये बताओ यहाँ तक समझ आया या नहीं आया, इतनी देर से कहानी चल रही है, ये समझ आ रही है नहीं आ रही है, नींद तो नहीं आ रही है, सोना तो नहीं आ रहा, चैप्टर देख के रोना तो नहीं आ रहा है, कैसी भी कोई फीलिंग आ रही हो बता देना, कमेंट करके बताते जाओ, जो भी है कमेंट करके बताते जाओ। तो अब जो चल रहे हैं वो हम चल रहे हैं स्टेप डेविएशन पर। तो टेबल ज़रा बना दें ताकि टाइम बचे। अब देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में, है ना, ये क्या होता है, इसका फार्मूला भी देख लेते हैं क्या होता है इसका फार्मूला। देखो स्टेप डेविएशन मेथड में अगर आपको मीन निकालना हो तो ये होता है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच।
अगर नई चीज़ क्या जुड़ेगी, देखो ये तो आपको पता है ये क्या है, ये तो है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। और यूआई ये स्टेप डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो जो क्लास मार्क है उसमें से एज्यूम्ड मीन को माइनस करो और एच से डिवाइड कर दो। एच क्या है, तो ये है क्लास साइज़। और ये निकालते कैसे हैं, तो हम निकालते हैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दें। यहाँ क्लास साइज़ कितना है, तो 10 में से 0 को माइनस कर दो भाई, अपर लिमिट ये लोअर लिमिट ये, तो ये तो हो गया 10, एच की वैल्यू तो 10 आ गई। और एज्यूम्ड मीन मान लिया आपने, लेट ए कितना मान रहे हो आप, तो पहले तो क्लास मार्क ही नहीं निकाला अभी, तो एक्स आई निकालो। कैसे निकालते हैं एक्स आई, कैसे निकालते हैं एक्स आई, कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 निकालते चलो। 10 + 0 / 2 5, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, फिर 15 25, ये 35 और 45, यही तो होगा। अब आपको क्या निकालना है, यू आई, ये कितना होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। और यहाँ क्या निकालोगे, एफ आई इंटू यू आई। बस अब मान लो आपने एज्यूम्ड मीन माना 25, तो लेट ए इज इक्वल टू 25। अब यू आई निकालो आप, तो यू आई कितना होगा, एक्स आई ये रहा 5 माइनस एज्यूम्ड मीन ए कितना माना था 25 अपॉन एच कितना माना है 10, ये कितना है 15 माइनस 25 अपॉन 10, 25 माइनस 25 अपॉन 10, 35 माइनस 25 अपॉन 10, 45 माइनस 25 अपॉन 10। सॉल्व करो इसे, तो ये तो -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब आपको फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई यू आई के साथ करना है, 2 × -2 -4 -3 0 6 और 16। एफ आई यू आई का समेशन चाहिए आपको, समेशन करो कितना आ गया, 22 में से 7 गया तो 15। और फ्रीक्वेंसी वाला समेशन चाहिए, तो ये तो पहले से ही 24 है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, तो आपको पता ही है मीन कैसे निकलता है, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। वैल्यू रख दो सभी, तो ये तो हो गया एज्यूम्ड मीन कितना था 25 प्लस एफ आई यू आई कितना है 15 अपॉन सिग्मा एफ आई 24, क्लास इंटरवल 10, ये आपने पहले ही निकाला था कितना 6.2, कितना हो गया 31.2, यह आ गया मीन। इससे भी यही आंसर आया। क्या नया हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी और ज़्यादा आसान हो गई, ऐसे कैलकुलेशन और थोड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ आप कहोगे हाँ ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ये मीन यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया। अब चलते हैं मीडियन की तरफ। ठीक है, तो मीडियन की बात करने वाले हैं, लेकिन मीन का एक छोटा सा समराइज़ कर लेते हैं इसको। तो मीन अगर डायरेक्ट मेथड आप निकाल रहे हो तो उसका फार्मूला क्या रहता था, तो ये रहता था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अगर एज्यूम्ड मीन मेथड रहता था तो उसका फार्मूला क्या रहता था, तो वो रहता था एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर डी आई कितना होता था, एक्स आई माइनस ए। और स्टेप डेविएशन में क्या रहता था, तो स्टेप डेविएशन में रहता था एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये 3 मेथड आपको याद रखने हैं, नोट कर लेना। अब चलते हैं मीडियन की तरफ। तो मीडियन के बारे में समझते हैं, आपके मीडियन क्या होता है। देखो 9th क्लास में आपने मीडियन पढ़ा था कि ये जब हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करते थे, अनग्रुप डाटा को अरेंज करते थे, तो जो सेंटर में वैल्यू लाई करती थी वो मीडियन कहलाता था, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 3 5 और 7 और 9, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो बिल्कुल मिड में कौन सी वैल्यू है, 5 बिल्कुल मिड में आ रही है, तो ये कहलाता था क्या, ये मीडियन कहलाता था। इस डाटा का ये मीडियन है। और ये डिपेंड करता था कि अगर n इवन है तो केस अलग होता था, n अगर ऑड है तो केस अलग होता था। जब n ऑड होता था तो क्या करते थे कि मीडियन वो वैल्यू होगी तो आप n+1 करो बाई 2 करो, ये वाला ऑब्जर्वेशन होगा मीडियन।
और इवन होता था तो क्या करते, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, इन दोनों ऑब्जर्वेशन का मीन, ऐसा करके कुछ हम निकाला करते थे उसमें। लेकिन हालांकि इसमें आपको यहाँ इसका यूज़ नहीं है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। यहाँ बात करते हैं, ये आपको क्लास इंटरवल दिया है, यहाँ फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी दी है 2 और यहाँ दिया है 3 और यहाँ दिया है सपोज़ 5 और 6 और 8। ये पहले वाली टेबल बन गई है ना, 10 और 14 24 हो रहा है। अब यहाँ नई चीज़ है वो है CF। ये क्या है, तो अगर ग्रुप्ड डाटा है और ग्रुप्ड डाटा में आपको मीडियन निकालना है तो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ये L जो है ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट यानी कि इधर साइड की। कौन सी वाली है ये भी देखेंगे। n/2 क्या है, तो ये फ्रीक्वेंसी का जो सम करोगे वो होगा n और इसका हाफ, यानी कि जो भी वैल्यू आए उसका हाफ। CF अभी देखेंगे क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी आपके सामने H क्या है, तो अपर में से लोअर घटा दो H आ जाएगा। अब बात करते हैं ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि दो तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम अरेंज कर सकते हैं डाटा के बेस पर, इसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते कैसे हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, ये जो 2 है इसको आप यहीं लिखिए 2, इस 2 में इस 3 को ऐड करिए, 3 और 2 कितना हुआ 5, इस 5 में 5 को ऐड करिए कितना हुआ 10, 10 में 6 को ऐड करिए कितना हुआ 16, 16 में 8 को ऐड करिए कितना हुआ 24। और इन फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो आएगा 24 और ये दोनों ही एक जैसे आने चाहिए, सेम 24 24। अब इस साइड जो आपको नज़र आ रहा है वो है CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी का सम है। मीडियन निकालते कैसे हैं, तो स्टेप 1 है इसमें, सबसे पहले आप निकालिए n/2, तो n कितना है 24, 24/2 कितना हुआ 12। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 12 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो 10 के बाद 12 आएगा, 12 के जस्ट बाद 16 आ रहा है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। अब जो फॉर्मूला था आपको L चाहिए लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 30, यानी कि इस मॉडल क्लास, ये एक तरह से मीडियन क्लास कहलाएगी आपकी, इस मीडियन क्लास का ये कहलाएगा लोअर लिमिट, यानी कि ये होगी वैल्यू L की। ये फ्रीक्वेंसी है यानी कि F ये वाला, H तो ऑलरेडी 10 है ही, ये 10 हो गया। और CF जो लिखा है, तो ये CF देखो मैंने लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, इसका नहीं, इससे पिछले वाला, ये CF रहेगा। CF उससे एक पिछला वाला लेते हैं, उससे एक पीछे वाला। ठीक, वैल्यू सारी रख दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो L कितना है, तो ये तो है 30, मीडियन क्या होगा 30 प्लस n/2 12 है, माइनस CF कितना है 10 बाई फ्रीक्वेंसी कितना है 6, H कितना है 10। सॉल्व कर लो, 30 प्लस यहाँ तो 2/6 बचा इंटू 10, तो ये गया टाइम्स 3 और ये गया टाइम्स 5, कितना आया ये 30 प्लस 10/3, इट मीन्स 30 प्लस 3.3 यानी कि 33.3 ये आ गया मीडियन। तो इस तरह से आप मीडियन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बात करते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बचल। अब बात करने जा रहे हैं वो टेबल के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो देखो इस टेबल को मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ, जैसे ज़्यादा अगर देखा जाए ज़्यादा, तो आप देखोगे 0 से ज़्यादा कितने होंगे, 10 से ज़्यादा कितने हैं, है ना, 20 से ज़्यादा कितने हैं, 30 से ज़्यादा कितने हैं, 40 से ज़्यादा कितने हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, 30, 40 और 50। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ 0 से ज़्यादा कितने लोग आएंगे, तो देखो 0 से ज़्यादा में तो ये सब काउंट हो जाएंगे,
ज़ीरो से बड़ा, ज़ीरो से ज़्यादा। तो ज़ीरो से बड़ा तो ये सब हैं, 10 भी ज़ीरो से बड़ा है, 20 भी ज़ीरो से बड़ा है, 30 भी बड़ा है, 40 भी बड़ा है, 50 भी बड़ा है, सब बड़े हैं। तो इन सब का सम हो जाएगा इसमें, तो यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ 24। अब कह रहा है 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा में तो यहाँ से सबका सम हो जाएगा। भाई ये थोड़ी आएगा इसमें 10 से ज़्यादा में, ये तो 10 से कम हो गए। 10 से ज़्यादा मोर देन 10 में ये 20 वाला भी शामिल होगा, 10 वाला भी, 30 वाला भी, 40 वाला भी। तो ये कितना हो गया? 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 3 कितना हो गया? 22। मोर देन 20 कितना होगा? तो 6 और 5 11 और 18 19। मोर देन 30 कितना होगा? 14। ठीक है, मोर देन 40 कितना होगा? 30 तो कितना हो गया? 14 हो गया। मोर देन 40 कितना होगा? तो ये कितना हो गया? 8। और मोर देन 50 तो कोई है ही नहीं, तो 0 हो गया। मोर देन 50 तो कोई नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे यहीं तक ही रह जाता है। तो इस तरह से ये आपके सामने एक टेबल बन गई अलग से, और यहाँ ये CF का काम करेगा। इसी तरह से आप इसको लेस देन टेबल भी बना सकते हो। लेस देन, अब लेस देन कैसे बनाओगे? लेस देन कैसे बनाओगे बताओ? मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 5। अब देखो लेस देन तो 50 से लेस देन 40, लेस देन 30, लेस देन 20, लेस देन 10। 1 2 3 4 5। 50 से कम कितने हैं? 40 से कम कितने हैं? 30 से कम, 20 से कम, 10 से कम। 50 से कम कितने हैं? ये सभी के सभी 50 से अंदर ही है, 24। 40 से कम, इन सबको जोड़ो, 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 2 16 हो गया। 30 से कम तो 5 और 3 8 और 2 10 हो गया, ये 16 है। 20 से कम 5 हो गया, 10 से कम 2 हो गया। तो देखो 2 5 10 16 24। इधर भी देखो 2 5 10 16 24। तो ये क्या है? ये भी CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब हम लेस देन टेबल या मोर देन टेबल बनाते हैं तो वहाँ जो क्लास मार्क एक तरह का आपको देखने को मिल रहा है, क्लास मार्क कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी जो आपको देखने को मिल रही है, उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप नॉर्मल टेबल को, ये नॉर्मल टेबल थी, इसको आप मोर देन में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप लेस देन में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर लेस देन में दिया हुआ है तो उसको आप इसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। मोर देन में दिया हुआ है तो उसको भी आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। इसीलिए ये कंसेप्ट आपको समझाया था। अब इसके बाद चलते हैं मोड पर। मोड तो बहुत आसान चीज़ है, छोटे सा टॉपिक है, 5 मिनट का भी नहीं है। वैसे तो ज़्यादा देर नहीं लगती इसमें, अगर मैं थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड नहीं करता तो अब तक ये चैप्टर ख़त्म हो गया होता। ख़त्म करने को 15 मिनट में भी ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ख़त्म करने को 7 दिन में भी ख़त्म नहीं होगा। डिटेलिंग ज़्यादा चाहिए तो टाइम ज़्यादा लगता है, और डिटेलिंग आपको कम रखनी है तो उतना ही कम टाइम लगेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने उसको 3-4 बार कम से कम पढ़ा हो, वो भी डिटेल में, तो आपको फिर वो उड़ती उड़ती चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो सब ऊपर से उड़ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, मोड पे चलते। तो देखो अब बात करते हैं मोड की, है ना। मोड क्या होता है? तो मोड वैसे ग्रुप डाटा में आपने पढ़ा था कि मोड का मतलब होता है वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, उसको हम कहते हैं मोड। अनग्रुप्ड में पढ़ा था। ग्रुप्ड में कैसे निकालते हैं? तो देखो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 × H। इसका मतलब L तो लोअर लिमिट है, H क्लास साइज है, दोनों चीज़ें आप जानते हैं। F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, ये 3 नई चीज़ आ गई। तो ये जो F0 है, इसका मतलब ये जो मॉडल क्लास आप सेलेक्ट करोगे उससे पिछला वाला कहलाएगा F0, उसी का वाला फ्रीक्वेंसी F1 है, और उसके अगले वाली है F2। कैसे देखो, सबसे पहले इसमें करते क्या है कि आपको देखना है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस में है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा देखो इसमें है, ये रही। जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसको आप सेलेक्ट कर लो। ये सेलेक्ट कर लिया आपने। अब ये 3 तो हो गया लोअर लिमिट, तो यहाँ आपने लिख लिया। L तो हो गया 3। क्लास इंटरवल, क्लास साइज कितना है इसका, 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 2 आया। अब ये जो 8 है तो आपको सीरियल याद रखना है, क्या 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो यहाँ आप लिखिए 0, फिर यहाँ लिखिए 1, फिर यहाँ लिखिए 2, यहाँ लगाइए F F F।
तो जो ये मॉडल क्लास जो आपने सेलेक्ट की है उसी की फ्रीक्वेंसी f1 है, उससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी f0 है, उससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी f2 है। अब आपको बस इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देनी है। तो ज़रा रखो इसमें सारी वैल्यू, कितना आएगा l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो ये लोअर लिमिट यहाँ से हो गई 3 प्लस f1 कितना है 8 माइनस f0 कितना है 7, 2 इंटू f1 यानी कि 16 माइनस f0 कितना है 7 माइनस f2 कितना है 2 इंटू h कितना है 2। सॉल्व कर लो तो हो गया 3 प्लस 8 माइनस 7 1, 16 माइनस 9 7 इंटू 2। तो ये कितना हो गया 3 प्लस 2 बाई 7, यानी कि ये आएगा लगभग 0.2 और 0.2 और इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 3.2 के आसपास। तो ये हो गया मोड। तो मोड को इस तरह से निकाला जाता है। ये तो सबसे ज़्यादा आसान पार्ट है। इसमें तो बस एक छोटा सा फार्मूला आपको लगाना है, कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं करनी, ना डेविएशन कैलकुलेट करना, ना कोई लंबा चौड़ा फार्मूला लगाना, बस एक फार्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है ना। अब एक फार्मूला हम बताने जा रहे हैं जिसमें से मीन, मीडियन और मोड में रिलेशन आपको पता चलेगा, और अगर दो चीज़ें आपने निकाली तो तीसरा बिना कैलकुलेट किए निकाल सकते हो। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है इसलिए ओजेब चार्ट जो है, जो ओजेब चार्ट आपके रह जाएंगे उसको हम नेक्स्ट डे कराएंगे। तो यहाँ तक का पार्ट अभी आपको कंप्लीट करना है। मीन, मीडियन, मोड, इनकी एक्सरसाइज आप करके देखना। अभी एक रिलेशनशिप और आपको बता दो, उसके बाद इसको हम एंड कर देंगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप ये दे रखा है कि अगर एक ही क्वेश्चन में आपसे मीन, मीडियन और मोड पूछा हो तो आप तीनों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, दो चीज़ें कैलकुलेट कर लो। इन दोनों में से कोई सी भी एक दो कैलकुलेट कर लो, तीसरी वैल्यू अपने आप आपको पता चल जाएगी। फार्मूला दे रखा है 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। वैसे मैं जो याद रखता हूँ वो याद रखता हूँ, इस मोड को इधर रखता हूँ, तो ये हो जाता है 2 मीन इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस मोड, यानी कि मैं याद रखता हूँ इसको 231 से 231, और मीन के बाद मीडियन, मीडियन के बाद मोड, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो 231 क्यों लिखा है, मीन के आगे 2 लगाना है, मीडियन के आगे 3 लगाना है, मोड के आगे 1 लगाना है। ये बन गया एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें मैं यही चीज़ें रखूँगा। ओजेब चार्ट का वीडियो मैं नेक्स्ट डे आपको पोस्ट कर दूँगा। तो यहाँ तक कैसा लगा आपको वीडियो, यहाँ तक की चीज़ें आपने पढ़ी, एनसीईआरटी क्वेश्चन आप करके देखिएगा, आराम से अच्छे से क्वेश्चन हो पाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए, और कोई सजेशन है आपको किसी चीज़ को लेकर के हो कि आपकी स्पीड सर ज़्यादा है या स्पीड आपकी ज़्यादा स्लो लग रही है हमको, तो वो चीज़ें आप बता सकते हैं। व्यूइंग को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर आपको फेस हो रही है तो उसको आप मेरे साथ शेयर करें, ताकि आपकी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको हम दूर करते रहें समय के साथ। कोशिश यही है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल पाए आपको, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना कुछ ज़्यादा ही पैर पसार रहा है। अभी तो नई नई खबरें और सुनने को आ रही है कि ब्लैक फंगस आ गया, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ अलग ही इतिहास बन रहा है। 2020 से भी आगे चल रहा है 2021, इसलिए संभल कर रहे हैं सभी लोग। टेक केयर टिल देन, बाय।